अल्हम्दुलिल्लाह जी ट्राई कंप्लीट हो गई है। कूलर के सारे अंदर के मामला जो चेक हो गए हैं, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह इसे करेंगे क्लोज। जी अल्हम्दुलिल्लाह कूलर जो है फाइनल हो गया। अभी इसे पैक किया जा रहा है। किसी ने भी कॉन्टेक्ट करना है अगर कूलर के बारे में बेटा ये मालूमात क्यों आप चाहिए लेके तो जा मेरा रहे हैं नंबर है, बार-बार? इस पर कॉन्टेक्ट करके मैं सारी इंशाल्लाह मालूमात आपसे शेयर कर सकता थैंक यू बेटा, हूँ और आपको बता सकता हूँ कि आप थैंक यू। किस तरीके से लगवाएं ताकि आपकी बचत हो। तार लेके जा रहे हैं भाई के पास, भाई की अस्सी के बंद हो रही मैंने मेरे वाला आखिरी दिन में कहता कि ना अब तारी तक छोड़ना नहीं है, तार का पूरा टारगेट पूरा करना है। मैंने ट्राई किया है फुल स्पीड में। इसका जो लोड है वो तकरीबन वो लेता है 5 पे 4.7 एम्पीयर तक लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्पीयर, ठीक है। और आप कंपनी के 2 एम्पीयर भी लेता है और वो आस तकरीबन मेरी 16 प्लेटों पर चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बिजली आए थे हमने Dear students, welcome back to the next session of accounting. In this session, we are going to start chapter number 3. Chapter number 3 name is Analysis of Business Transaction and Double Entry System. लें जी, डबल एंट्री सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो चुका है चैप्टर नंबर 2 के बाद, अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद, कि बिजनेस के अंदर हम जब भी काम करते हैं तो डेली की कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जो है वो इनकर होती है। अच्छा, अब आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि सिंपली अगर आप अपने मोहल्ले के शॉपकीपर के पास चले जाएं तो आप देखोगे कि जो दुकानदार आपके मोहल्ले का है उसके पास बार बार लोग आ रहे हैं और 1 घंटे के अंदर 20-25 कस्टमर वो जो है उनको डील करता है और उनसे पैसे लेता है, उनको सौदा देता है और उसके बाद दोबारा से यही प्रैक्टिस वो अपनाता है। इसके अलावा उसके सप्लायर ऑफ गुड्स भी आ रहे होते हैं, वो उनसे सामान लेता है, रखता है, उनका खाता बनाता है, अगर उनको पेमेंट करनी होती है पेमेंट कर देता है। तो एक बिजनेस के अंदर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस जो है वो डेली की इनकर कर रहा होता है बिजनेस। अब मैंने आपको ये बताया था कि ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि व्हेन एवर अ मॉनेटरी इवेंट होता है कि अगर आपने पैसे का लेन देन किया है या कोई चीज ली है जिसकी वैल्यू आप पैसों के अंदर तोल सकते हैं, तब आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है जी। अब उस ट्रांजैक्शन की वजह से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसको समझने के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें और बताई थी, जिसमें आपको बताया था कि देर आर 5 थिंग्स। सबसे पहले क्या थी जी? नेचर बताई थी इसकी। और नेचर में अब मैं नेचर के हिसाब से आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है जी। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड किस तरह करते हैं, उसके अंदर इफेक्ट्स क्या आते हैं, और उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने अब आगे करना क्या। ठीक है जी। सबसे पहले 5 चीजें क्या थी? एसेट्स और साथ ही उसके लाइबिलिटीज थी और ऑनर्स इक्विटी।
ऑनर्स, अरे भाई ये क्या हो रहा है? ठीक है जी, तीन चीजें ये थी, दो चीजें और हैं, एक है जी एक्सपेंसेस है और एक है जी रेवेन्यू। ये पांच चीजें हैं, इन ये नेचर ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। एसेट्स और एक्सपेंसेस का नेचर ग्रुप है जी डेबिट, और लाइबिलिटीज, ऑनर, इक्विटी और रेवेन्यू का जो ग्रुप है वो क्रेडिट है, ठीक है जी। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट याद रखिएगा, ये डेबिट और क्रेडिट अब आगे से हम लोगों ने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है जी। क्या करने हैं? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है, मैं अभी आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा। डेबिट का मतलब है कोई चीज आपके बिजनेस में आए उसे डेबिट कहते हैं, कोई चीज आपके बिजनेस से जाए, आपने नहीं सर ये आए जाए क्या लगा लिया आपने, शुरू कर दिया है। वही आपने इसको लॉजिकली जरा सोचना है, कोई चीज आप अपने बिजनेस में लेके आते हैं जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो आपके लिए डेबिट हो जाएगी। और अगर आपके बिजनेस में से कोई ऐसी चीज जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो आपके बिजनेस से चली जाए, उसको आप क्रेडिट कहते हैं। जो आ गया वो डेबिट, जो चला गया वो क्रेडिट। ये लॉजिकली ये हमने भी आज से कोई 25 साल पहले तकरीबन यही सीखा था जी, कि जो चीज आ जाए बिजनेस के अंदर वो डेबिट, जो चीज चली जाए वो क्रेडिट। तो अब जो आ गया और डेबिट और जो चला गया वो क्रेडिट लिखने के बाद हम डेबिट ग्रुप और क्रेडिट ग्रुप हमने दो क्यों बनाए, इसकी वजह है कि इंक्रीज इन एसेट, क्या कह रहा हूं जी, इंक्रीज इन एसेट जो होता है वो डेबिट होता है, और डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है जी, क्रेडिट हो जाता है। डेबिट को हम डी आर लिखते हैं और क्रेडिट को हम सी आर से नॉमिनेट करते हैं, ठीक है जी। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट। इसी तरीके से इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिट और डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट, ठीक हो गया। लाइबिलिटीज में अगर इंक्रीज होगा, लाइबिलिटीज में अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और लाइबिलिटीज में अगर डिक्रीज होगा, क्या होगा जी, डिक्रीज होगा, तो वो डेबिट होगा। सेम एज इट इज ऑनर इक्विटी में अगर इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, सॉरी क्रेडिट होगा, और अगर ऑनर इक्विटी में को डिक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाएगा। रेवेन्यू भी सेम एज इट इज है, रेवेन्यू में इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर रेवेन्यू में डिक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। ये आपकी की है एक छोटी सी, आपने इंक्रीज इन एसेट डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिट, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज क्रेडिट। ये आपने की, अभी इसको समझ नहीं लगी होगी आपको, मैं आपको ये की समझा दी है, लेकिन इसको बेहतर समझने के लिए हमें अपनी ट्रांजैक्शंस को देखना पड़ेगा, और एक एक बिजनेस ट्रांजैक्शन देखने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक है जी। Every business transaction brings about at least a double change in the financial position of a business concern, यानी कि डबल अफेक्ट होता है एक ही बिजनेस ट्रांजैक्शन का। ये चीज हम बहुत अच्छे तरीके से नोट कर चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। हमने देखा जी दोनों साइडों को इक्वल रखने के लिए हमें एक ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट्स को लिखना पड़ता है। अब ये एग्जांपल हमारे सामने दी जा रही है कि इस एग्जांपल के लिहाज से हम देखें कि हमारे पास डबल इफेक्ट क्या हो रहा है। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस प्रिंसिपल, हमने दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। दिस इज नोन एज डबल एंट्री
एज वेल। ठीक है जी, दोनों एस्पेक्ट्स को अगर आप जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आप डबल एंट्री सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। क्या है जी, मिस्टर आसिफ परचेजेस मशीनरी वर्थ 50,000। दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मिस्टर आसिफ परचेजेस, क्या कहते हैं जी, मशीनरी वर्थ 50,000। इसमें दो एस्पेक्ट्स क्या हुए हैं बेटा, कोई बताएगा? मिस्टर आसिफ परचेजेस मशीनरी वर्थ 50,000, दो चीजें क्या हुई हैं वो कोई बताएगा भाई? जी बेटा मोहित बताएं बेटा। जी सर, ये 50,000 की उसने मशीनरी खरीदी है, तो कैश में से 50,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है, और जो मशीनरी काउंट होगा उसमें 50,000 ऐड हो जाएगा। वेरी गुड, माइनस किया हमने कैश और मशीनरी को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, यही हुआ ना? डेबिट और कैश क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट भी आपने बता दिया कि मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट, उसकी लॉजिक क्या हुई है? अब मैं आपको ये की के थ्रू इसकी लॉजिक बताता हूँ। असल में क्या हुआ है, कैश भी आपका एक एसेट है, कैश भी हमारा एक एसेट है, और एसेट में यहाँ पे हमें डिक्रीज नजर आ रहा है ना नजर? एसेट में हमें डिक्रीज नजर आ रहा है। कैश हमारे पास से चला गया तो कैश क्रेडिट हो गई, जो हमारे पास से चला जाए वो क्रेडिट हो जाता है, जो हमारे पास आ जाता है वो डेबिट होता है। तो मशीनरी हमारा एक एसेट है और डेबिट हो एसेट जाता भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, एसेट में है। यहाँ जी पे जी, इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट बढ़ इंक्रीज हो रहा रहा है, है। एक एसेट कम हो रहा है। तो ये इसकी लॉजिक है। डेबिट और क्रेडिट को लिखने का तरीका हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम पहले एक एक करके बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देख लें कि कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और उसको उस हिसाब से हम लोगों ने सिंपली अभी स्टेटमेंट्स में लिखते हैं इम्पैक्ट क्या है इसका। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब मैं आपको डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करने का तरीका भी बता दूंगा। नहीं जी, अब ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन की बारी आ गई। तो अब आ जाए जी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, मिस्टर रिजवान इन्वेस्ट ₹1 लाख टू कमेंस हिज बिजनेस। मिस्टर रिजवान ने 1 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो अगर गौर करें तो कैश आया है बिजनेस में, कैश हमारा एसेट है, एसेट में इंक्रीज हुआ है, एसेट इंक्रीज हुआ 1 लाख रुपए से, तो एसेट डेबिट हो गया कैश का, कैश डेबिट हो गया। और दूसरी तरफ हमारा ऑनर इक्विटी इंक्रीज कर रही है, ऑनर इक्विटी इंक्रीज करेगी तो याद रखिए मैंने यहाँ पे ऑनर इक्विटी में इंक्रीज आपको क्रेडिट बताया है। ऑनर इक्विटी एक हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज कर गई है तो इसको हम क्रेडिट में मेंशन कर देंगे, क्रेडिट हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है जी, अब आप कहोगे सर ये जो आ गया वो डेबिट, जो चला गया वो क्रेडिट वाली लॉजिक यहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगी? तो बेटा जो आ गया वो हमारे पास कैश है, वो डेबिट हो गया, ठीक है जी। और जो चला गया इसमें से अभी जा नहीं रहा, लेकिन जब भी जाएगा तो ये ऑनर इक्विटी जो है वो हमारी लायबिलिटी है। इसमें हम लोगों ने जो मालिकान है उसको पैसे आज नहीं तो कल वापस करने होते हैं, तो ये ऑनर इक्विटी जो है हमारी लाइबिलिटी है। इसमें चला जाएगा, इसमें आप समझ लें कि जाएगा, ये अभी हमारे पास सिर्फ हमने बोथ एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया है। ये हमारी एक इंटरनल लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी। सेकंड है जी ट्रांजैक्शन नंबर 2, ही ओपन्स करंट अकाउंट विद ABL एंड डिपॉजिट्स ₹30,000। इसने करंट अकाउंट खोला है ABL के साथ, अलाइड बैंक लिमिटेड के साथ करंट अकाउंट खोला और डिपॉजिट कर दिए 30,000 रुपए। अब लॉजिकली सोचो, तो आप कहोगे यार अकाउंट खोला है तो हमने हमारे पास से कैश जो था उसको डिपॉजिट करवा दिया है अपने ही अकाउंट के अंदर, ये आपका अपना अकाउंट है ना। ये वो बात कर रहा है कि आपने अपना नया अकाउंट खोला है और उसके अंदर अपने पैसे जमा करवा दिए। तो भाई बात ये है, पैसे आपके जेब में हो या आपके बैंक अकाउंट में पड़े हो, पैसे तो आपके ही है ना। तो आपका अगर बैंक अकाउंट है तो वो आपका एसेट हुआ,
अब एक एसेट इंक्रीज कर रहा है कि वो बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज कर रहा है, बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, और फिर इंक्रीज इन एसेट हुआ है यहाँ पे, तो ये इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है। दूसरी चीज हमारी जो है वो कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश भी एक एसेट है। कैश हमारे पास से गया तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे और डिक्रीज हो जाएगा हमारा कैश। इसका मतलब ये है कि डिक्रीज इन एसेट यहाँ पे इनकर हुआ है, जो चला गया वो हमारा क्रेडिट है, तो कैश हमारे पास से यहाँ पे जा रहा है। तो 2 ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट कर। इसमें अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, फिर हम ट्रांजेक्शन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा। सर ये फिर से समझा दीजिएगा। अच्छा, फिर से समझाता हूँ। ये हमारा जो ट्रांजेक्शन नंबर 2 है, उसमें हमने नया बैंक अकाउंट खोला अपना। तो अगर आप लोगों ने किसी ने बैंक अकाउंट खोला हुआ है तो उसको पता होगा कि जब बैंक अकाउंट हम खोलते हैं तो हमारे ही पैसे बैंक में पड़े होते हैं, जो हम अपने पास कैश रखने के बजाय बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं। तो वो पैसा बैंक को हमने अदा नहीं किया होता, बल्कि वो बैंक के पास पड़ा होता है हमारा पैसा, जिसको हम जब मर्जी चाहे निकलवा सकते हैं। अब जब हमने निकलवाना है तो हमारा अपने पैसों में से निकलवाएंगे ना भाई, हमारा अपना बैंक अकाउंट मौजूद है। तो बैंक अकाउंट हमारा एसेट होता है। क्या होता है? असासा होता है हमारा बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट को हम असासे के तौर पे डील करेंगे कि ये हमारा एक एसेट है। एसेट हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन एसेट बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। और दूसरी साइड पे हमारे पास से कैश जा रहा, 30,000 रुपया हमने पास कैश रखा हुआ था, जो कि हमने डिपॉजिट करवा दिए बैंक के अंदर। तो कैश जो है वो हमारा 30,000 से इंक्रीज कर गया। जब 30,000 से हमारा इंक्रीज 30,000 हमारा कैश हमारे पास से चला गया, तो जब जो चीज चली जाती है वो क्रेडिट होती है, एसेट में यहाँ पे कमी वाक़या हो रही है। ठीक हो गया? ट्रांजेक्शन नंबर 2 कंप्लीट हो। ट्रांजेक्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। He borrows rupees 50,000 from Mr. Salim at 12% interest per annum. क्या कह रहा है कि उसने उधार लिया है मिस्टर सलीम से। कितने पैसे? 50,000 रुपया उसने उधार लिया है सलीम साहब से, और सलीम साहब को इन्होंने क्या करना है, सलीम साहब को इन्होंने 12% पे इंटरेस्ट पर एनम देना है साथ में। क्या? 12% इन्होंने इंटरेस्ट की रकम जो है वो भी देनी है। जब ये खत्म होगा दौर, मीन के 1 साल कंप्लीट होगा, तो 12% इंटरेस्ट की अमाउंट ये देंगे। समझ आई है? इंटरेस्ट फौरी तौर पे थोड़ी देना है इन्होंने, इंटरेस्ट फौरी तौर पे थोड़ी देना है इन्होंने। जब ये 50,000 रुपया इस्तेमाल हो जाएगा तब ही इंटरेस्ट पे करेगा ना, अभी थोड़ी देगा। ऐसे ही होता है ना कि आपने 50,000 रुपया साल के लिए इस्तेमाल किया, उस इस्तेमाल करने के बाद आप 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। अब ये ट्रांजैक्शन के बोथ इम्पैक्ट्स देखें क्या हो रहा है कि 50,000 रुपया बिजनेस में आ रहा है। क्या आ रहा है? कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर। कैश हमारा एसेट बनता है, तो एसेट को हम कर देंगे डेबिट। क्या करेंगे हम? एसेट को कर देंगे हम डेबिट। जब एसेट हमारा डेबिट हो जाएगा तो 50,000 हमारा इंक्रीज किया है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। कैश हमारा 50,000 से इंक्रीज कर जाएगा। और दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा? दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज कर रही, साथ साथ 50,000 से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है कि सलीम साहब हमारी लायबिलिटी हैं, अकाउंट्स पेबल हैं, इनको हमने जो है भी इंक्रीज करना है। और इंक्रीज का मतलब ये है कि ये क्रेडिट हो जाएंगे लायबिलिटी। ये देखें जी, लायबिलिटीज मैं इसको बड़ा थोड़ा सा और कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है? ये एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, ऑनर इक्विटी और रेवेन्यू, ये इंक्रीज इन लायबिलिटी हुआ है तो क्रेडिट इसको हमने कर दिया। ट्रांजैक्शन नंबर 4 देखें। He purchased furniture worth rupees 20,000 for cash.
20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, सिंपल लॉजिक, फर्नीचर भी हमारा एसेट है, फर्नीचर आ गया हमारे पास, डेबिट फर्नीचर। डेबिट फर्नीचर कर देंगे, लेकिन एसेट में इंक्रीज हुआ है तो डेबिट हो गया। ये दूसरी लॉजिक भी आपको समझनी है लाजमी इसको। ये इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड और डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। यहाँ पे दूसरा एसेट कौन सा हमारा कम हो रहा है, वो है हमारा कैश। कैश का। तो कैश का जो एसेट है हमारा वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन कैश इज डिक्रीज इन एसेट। तो दोनों लॉजिक्स हमने इस्तेमाल करनी है। चला गया हमारे पास से वो कैश है, तो कैश को हमने डिक्रीज कर देना है और डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट। आगे आ जाए, ट्रांजैक्शन नंबर 5 की बारी है हमारे पास। ही परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर अफजल फॉर ₹45,000। क्या कह रहा है जी, 25,000 रुपए का सौदा खरीदा या सामान खरीदा या आपने परचेजेस गुड्स की हैं अफजल साहब से। अफजल साहब से आपने परचेजेस की हैं 25,000 रुपए की और उसके अगेंस्ट आपने कैश दिया है। लेकिन जी आ क्या रहा है और जा क्या रहा है, आ रहे हैं आपके पास गुड्स और जा रही हैं आपके पास से कैश। तो एक चीज तो लॉजिकली हम लोग जबरदस्त किस्म से हम लोग इसको पता चल चुका है हमें कि जो चला जा रहा है वो हमारा कैश है। ये डिक्रीज इन अवर एसेट हो रहा है। क्या हो रहा है, ये डिक्रीज इन अवर एसेट कैश है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा कैश। लेकिन दूसरी साइड पे परचेजेस हो रही है हमारे पास। परचेजेस गुड्स का मतलब ये है कि वो सामान जो कि आपने बिजनेस के अंदर बेचने के लिए खरीदा है, वो सामान इससे मुराद है। तो ये जो सामान हम बेचने के लिए खरीदते हैं इसको हम कहते हैं कि ये हमने जो परचेजेस की हैं ये हमारी एक्सपेंस हमारा हुआ है। क्या हुआ है, एक्सपेंस हमारा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप तीसरी चीज भी भूल रहे हैं, यहाँ पे तीसरी चीज भी हुई है, लेकिन पहले हम दूसरी चीज को देखेंगे कि अगर हमने कोई परचेजेस की है सामान, 25,000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं हम, ठीक है, 25,000 का सामान खरीद रहे हैं, 25,000 का सामान हमारे पास आ रहा है, तो वो हमारा एसेट नहीं है। ये साल के एंड पे जो सामान हमारे पास बच जाता है वो हमारा एसेट होता है। लेकिन अभी हमारा ये परचेजेस हमारा जो है वो एक्सपेंस है। ये सामान हमने खरीदा है और इसकी वजह से हमारा खर्चा हुआ है, ये एक्सपेंस में इंक्रीज हुआ है। इन एक्सपेंस की जो नेचर है वो भी डेबिट की है, तो हमने 25,000 रुपये को डेबिट कर दिया। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे किया कैश हमने 15,000 का, 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो 10,000 का मतलब ये है कि 10,000 की हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है कि मिस्टर अफजल को अभी हमने 10,000 रुपया और देना है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज करे तो क्रेडिट हो जाती है। और देखें जी, डेबिट हमारे पास एक ही चीज हो रही है, वो इंक्रीज इन एक्सपेंस है, वो 25,000 से हम डेबिट कर रहे हैं, बाकी दोनों चीजें हमारे पास क्रेडिट हो रही है। ये ट्रांजैक्शन समझ आई है जी बेटा, आपको ये ट्रांजैक्शन समझ आ आ गई गई है? सर। जी आ जी गई। आ गई सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड जी, आपको ये ट्रांजैक्शन भी समझ आ गई है। अब आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 6 की तरफ। ही सेल्स गुड्स फॉर ₹9,000। क्या मतलब है, उसने 9,000 का सामान बेच दिया है। जब सामान बेचोगे तो बेटा कैश आ जाएगा। कोई भी चीज बेचोगे तो किस पैसों की यूज बेचते हैं कि यार ये 9,000 का सामान है, ये सामान पकड़ और निकल और मुझे 9,000 रुपये देते। वो 9,000 रुपये आपको दे देगा। क्या होगा, 9,000 रुपये आपके पास आ गया और सामान आपके पास से चला गया, तो डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली हो गया। जो चीज आई है वो है आपके पास कैश, और कैश हो गया डेबिट, और एसेट जो है वो इंक्रीज हो गया आपका, तो डेबिट आपका यहाँ पे कैश हो गया। दूसरी साइड पे सामान चला गया आपके पास से। सामान जब हम सेल करते हैं तो हम इसको सेल्स रेवेन्यू के टर्म इस्तेमाल करते हैं, और सेल्स रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू इज
क्रेडिटेड, तो ये हम इसको क्रेडिट कर देंगे 9000 से। ये देखें जी लॉजिकली आपने ये रेवेन्यू को यहाँ पे इंक्रीज आपने क्रेडिट में शो करवाया हुआ है। और अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन की समझ ना आ रही हो कि इसको हमने करना क्या है, सिंपली ये ग्रिड देखें और आइडेंटिफाई करें कि डेबिट क्रेडिट में आपकी चीज क्या हो रही है, और आप सिंपली इस ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए डेबिट और क्रेडिट कर लेंगे। मैं अब आपको इसके ट्रांजैक्शन नंबर 7 से इसकी लॉजिक समझा देता हूँ। He sells goods for rupees 5,000 to Mr. Naeem on credit basis. तो सबसे पहले आपके पास से गुड्स जा रही हैं और जब सेल होती है तो आपका सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। ये ले जी सेल्स रेवेन्यू आपका इंक्रीज कर रहा है, ये आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। सेकंड चीज क्या हो रही है, मिस्टर नईम ऑन क्रेडिट बेसिस दिया है, यानी कि आपका क्रेडिटर इंक्रीज कर रहा है, लायबिलिटी सॉरी आपका डेटर इंक्रीज कर रहा है। जब भी आप सामान क्रेडिट पे बेचेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने पैसे लेने हैं। तो मिस्टर नईम आपका डेटर है और डेटर हमारा एसेट होते हैं, डेटर हमारे एसेट होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल हमारे एसेट होते हैं। ये अकाउंट्स रिसीवेबल है हमारे पास, ये देखें जी अकाउंट रिसीवेबल हमने यहाँ पे एसेट्स में मेंशन किया हुआ है। तो एसेट्स में यहाँ पे दूसरी साइड पे इंक्रीज हो गया। ठीक हो गया। तो एसेट में इंक्रीज हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी में सॉरी हमारी रेवेन्यू में इंक्रीज हो रहा है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। आप सिंपल ये लॉजिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही परचेज स्टेशनरी फॉर ₹3,000। स्टेशनरी हमारा होता तो ये एक कंज्यूमेबल एसेट है। अगर हम इसको इस टाइम पे एसेट को में ही शुमार कर लेते हैं, अगर हम चाहें तो इसको हम लोग क्योंकि कंज्यूम कर लेते हैं साल के अंदर अंदर, तो ये हमारी एक एक्सपेंस बन जाता है। खैर अभी इसको हम कंज्यूमेबल एसेट्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ही परचेज स्टेशनरी फॉर ₹3,000। स्टेशनरी आ गई जी हमारी, तो स्टेशनरी हमारे पास इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज इन एसेट हो रहा है, और दूसरी साइड पे कैश जा रहा है हमारे पास जो कि डिक्रीज इन एसेट है। तो ये भी हम लोगों ने ट्रांजैक्शन इसको समझ लिया। ठीक है जी। अब लॉजिक्स हमारे सामने क्लियर है। हमने सिंपली मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ट्रांजैक्शंस करवा रहा हूँ। बाकी लॉजिकली जो भी ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोगों ने ट्रांजैक्शन के अंदर करना है वो हमने सिर्फ इस ग्रिड को इस्तेमाल करना है और हमारा सवाल भी हल इजीली हो जाएगा। आ जाते हैं जी ट्रांजैक्शन नंबर 9 की तरफ। He purchased a weighing scale and a safe for ₹10,000 and pays by check। क्या मतलब है कि उसने वेइंग स्केल और सेफ खरीदा है। ये ऑफिस इक्विपमेंट के नाम ले सकते हैं आप इसको। और जब आपने परचेज किया है ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹10,000, 10,000 रुपए का आपने ऑफिस इक्विपमेंट खरीद लिया है, तो एसेट में आपका इंक्रीज हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट इंक्रीज कर गया आपका, और दूसरी साइड पे एक एसेट जो कि आपका बैंक अकाउंट है वो 10,000 रुपए से डिक्रीज कर रहा है। ये जो आपने एबीएल में अकाउंट खुलवाया था 30,000 रुपया रखा था, उसमें से 10,000 रुपया कम हो गया। अब आपके अकाउंट में 20,000 रुपये पड़े हैं। ये मैं सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि ये 10,000 रुपये आपने अपने बैंक अकाउंट में से पे किया है, और बैंक अकाउंट में से जब आप पे कर देते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में ही कमी वाक़ई होगी, आपके कैश में कमी वाक़ई नहीं होगी, एसेट में यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ट्रांजैक्शन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। He pays ₹6,000 to Mr. अफजल ऑन अकाउंट। आपने मिस्टर अफजल साहब के पैसे देने थे, आप उनको 6,000 रुपया वापस कर रहे हैं। तो आपने देखना है, याद करना है मिस्टर अफजल साहब के साथ हमारी ट्रांजैक्शन कौन सी थी। तो आपको याद आएगा कि हमने 10,000 रुपया देने थे मिस्टर अफजल साहब के, उसमें से हम 6,000 रुपया वापस कर रहे हैं। तो मिस्टर अफजल जो थे आपके क्रेडिटर थे, डिक्रीज इन क्रेडिट यानी कि लायबिलिटी आपका डिक्रीज हुआ है तो डेबिट हो जाएगी। डेबिट हो गई तो साथ ही आपके पास से कैश जा रहा है, कैश आपके पास से चला गया तो कैश आपका एसेट माइनस हो गया, तो डिक्रीज इन एसेट इज योर क्रेडिट। ठीक हो गया जी, डिक्रीज इन एसेट इज योर क्रेडिट। अब आपने इसको क्रेडिट कर देना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आइटम आ गई जी ट्रांजैक्शन नंबर 11।
He returned defective goods to Mr. Afzal worth ₹1000। जो 10,000 का सामान हमने लिया था मिस्टर अफजल साहब से, उसमें से 1,000 का प्रोडक्ट हमने वापस कर दिया। क्या मतलब है? ये आपका परचेजेज रिटर्न इस टाइम पे इनकर हुआ। परचेजेज रिटर्न जो है वो आपका डिक्रीज इन एक्सपेंसेस होता है। क्या हुआ है? डिक्रीज इन एक्सपेंस। पहले आपने 10,000 का एक्सपेंस किया था, उसमें से 1,000 रुपया का सामान आप वापस कर रहे हैं, तो आपका एक्सपेंस टोटल जो है वो 9,000 रुपए का रह जाएगा, 10,000 का नहीं रहेगा। डिक्रीज इन योर एक्सपेंस है इसको कहते हैं। तो डिक्रीज इन एक्सपेंस इज क्रेडिटेड। और दूसरा ये कि आपकी लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है 1,000 से, कि भाई एक बंदे के हमने 10,000 रुपए देने थे, सामान लिया था 10,000 का, लेकिन उसमें से 1,000 का सामान वापस कर दिया, तो अल्टीमेटली 9,000 का सामान आपने उससे लिया हुआ है, तो अब 9,000 की पेमेंट करेंगे आप। तो यहाँ पे ये लॉजिकली आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि अब हमने मिस्टर अफजल साहब को सिर्फ जो है वो बकाया 9,000 रुपए की पेमेंट करनी है, जिसमें से हम 6,000 पिछली ट्रांजैक्शन में दे चुके हैं। तो अब सिर्फ 3,000 रुपया उनका पेंडिंग रहता है, हमने 3,000 की पेमेंट अब उसको करनी है। खैर, डिक्रीज इन लाइबिलिटी भी हो गया और डिक्रीज इन योर एक्सपेंस भी हो गया यहाँ पे। तो ट्रांजैक्शन नंबर 11 हमने कंप्लीट की। आई थिंक ये 20 ट्रांजैक्शन हैं। 20 ट्रांजैक्शन करने के बाद वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप फिर उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ट्रांजैक्शन नंबर 12। Goods are returned by Mr. Naeem ₹500 to the business। याद करें तो हम लोगों ने नईम साहब को हमने सेल्स की थी। जब हमने सेल्स की थी तो हमने कुछ रिकॉर्डिंग की थी, क्रेडिट सेल की थी हमने। अब जो मिस्टर नईम साहब है वो हमारा 500 रुपए का सामान बिजनेस को वापस कर रहे हैं कि ये सामान मुझे पसंद नहीं आया या इसमें कोई मसला था, तो मैं अब आपको ये वापस कर रहा हूँ, आप अपना सामान अपने पास रखिए। इसका मतलब है सामान हमारे पास वापस आया, जो चीज आ जाए वो डेबिट हो जाती है, इसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है जी, सेल्स रिटर्न है और ये डिक्रीज इन अवर रेवेन्यू। क्या कह रहा हूं मैं? सेल्स रिटर्न इसको कहते हैं और ये हमारा डिक्रीज इन रेवेन्यू। तो डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड। और दूसरी जो हमारी लाइबिलिटी है हमारी, सॉरी लाइबिलिटी कह रहा हूँ, हमारा ये एसेट थे अकाउंट रिसीवेबल के मिस्टर नईम साहब से हमने पैसे लेने थे, तो 500 रुपये हमने अब नईम साहब से कम वसूल करने हैं और हमारे एसेट में यहाँ पे कमी वाक़या हो रही है 500 रुपये की। मिस्टर नईम को हम क्रेडिट कर देंगे 500 रुपीज के साथ। नेक्स्ट आ जाती है ट्रांजेक्शन नंबर 13। पेड कैश टू मिस्टर अफजल ₹2,800 इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम ऑफ ₹3,000। अगर मैंने आपको ट्रांजैक्शन नंबर 11 में बताया था कि मिस्टर अफजल साहब के अब हम लोगों ने 3,000 रुपये वापस करने। वो कैसे? 10,000 का सामान लिया था, 6,000 हमने कैश दे दिया, 1,000 रुपये का हमने सामान इनको वापस कर दिया, तो 7,000 रुपये का तो डीलिंग हो चुकी है। अब बकाया रह रहे हैं 3,000। अब 3,000 रुपया जो रह गया है वो कहता है कि हमने 3,000 रुपये में से 2,800 रुपया दे के उसको, तो जो है उसका बैलेंस जो है वो खत्म कर दिया है। और बैलेंस जब खत्म किया है तो क्या मतलब हुआ इसका कि हमने उसका अकाउंट सेटल कर दिया 2,800 देके। इसका मतलब अगर गौर से देखो तो 200 रुपया हमें छुपा हुआ डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, कि 200 रुपये का हमें डिस्काउंट मिल गया यहाँ। तो तीन चीजें हो रही हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है, कितना जा रहा है? 2,800। ठीक है, उसके अलावा हमें डिस्काउंट मिल रहा है 200 रुपये का, 200 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। कैश हमारा एसेट है, एसेट में डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट हमारा रेवेन्यू मिलेगा, यहाँ पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो हमारा रेवेन्यू है, जो हम डिस्काउंट देते हैं वो हमारा एक्सपेंस है। याद रखिएगा, जो डिस्काउंट हमें मिलेगा वो हमारा रेवेन्यू है, जो
डिस्काउंट हम देंगे वो हमारा एक्सपेंस है। तो यहाँ पे 200 रुपये का हमारा रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, तो ये भी रेवेन्यू भी इंक्रीज क्रेडिट हो गया। और थर्ड हमारा क्या हो रहा है, दो चीजें हमारी क्रेडिट हो गई हैं, और तीसरी चीज क्या है कि हमारा जो अकाउंट्स पेबल था मिस्टर अफजल साहब, जो लाइबिलिटी थी हमारी वो टोटली कम हो रही है। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी अगर हम देखें तो ये डिक्रीज इन लाइबिलिटी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि डेबिट हो रही है। तो डेबिट करेंगे हम 3000 की अमाउंट से, और क्रेडिट करेंगे हम मिस्टर अफजल मिस्टर करें कैश को करेंगे हम 2800 से, और डिस्काउंट को करेंगे हम 200 से। ठीक हो गया जी। ट्रांजैक्शन नंबर 13 आपके सामने है, बहुत मुश्किल नहीं थी, अभी आपके लिए मुश्किल है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं थी कि आप समझ ना पाए। मैं आपको साथ साथ लेके चल रहा हूँ, और ये ट्रांजैक्शन सर नंबर ये 13। जी बेटा। सर ये जो 200 डिस्काउंट था, तो ये क्रेडिट हो रहा है, रेवेन्यू हाँ जी इंक्रीज हो रहा है। जी जी बेटा, क्योंकि ठीक ये हो हमें गया मिला है। है बेटा, और 200 रुपये का जी हमें जी फायदा हो गया है। जी जी मैं आपसे कहता हूँ कि आपने मेरे 3000 रुपये वापस करने थे, आप 3000 की जगह मुझे 2800 रुपया दोगे, तो 200 रुपये का फायदा हो जाएगा आपको। बिल्कुल ऐसी है। जी जी तो यही यही काम हुआ है यहाँ पे कि 200 रुपये आपके बच जाएंगे, 200 रुपये का आपको फायदा हो जाएगा, मुझे 200 रुपये का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये 200 का डिस्काउंट दिया है ना आपको। अगर मैं अपनी बुक में रिकॉर्डिंग करूंगा तो मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, आपके लिए रेवेन्यू हो जाएगा ये। ठीक हो गया। ओके सर। आगे आ जाते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 14। ट्रांजैक्शन नंबर 14 है कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर नईम आर डेटर ₹4400 इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज डेट ऑफ 4500। सेम वो जो मैंने अभी आपको समझाया कि अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं 4400 का, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। कैश एसेट है, एसेट को हमने डेबिट कर दिया 4400 से। साथ में वो कहता है कि 100 रुपए का आपको आपने डिस्काउंट दिया, उसको 100 रुपीज का आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है। यहाँ पे एक्सपेंस हमने डेबिट कर देना है 100 रुपए से, तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड, हमने डेबिट कर दिया एक्सपेंस को, और साथ ही फिर हमने ऑब्वियसली हमारा एक एसेट है वो कम हो रहा है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल हमारा मिस्टर नईम का कम हो रहा है। तो जब ये कम होगा, डिक्रीज होगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा, तो हमने इसको क्रेडिट कर देना। तो ये डेबिट और क्रेडिट की स्टोरी है, तीनों की हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी है ट्रांजैक्शन नंबर 14 में। ट्रांजैक्शन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक फॉर बिजनेस यूज। 5000 रुपये आपने कैश से कैश जो है वो बैंक अकाउंट में से निकलवाया आपने, और बिजनेस यूज के लिए आपने निकलवाया है, यानी कि आप बिजनेस में लेके आए हैं, तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट आपका डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, और कैश आपका इंक्रीज कर रहा है। बिजनेस में कैश लेके आए हैं तो कैश आपका इंक्रीज कर रहा है, कैश भी आपका एक एसेट है, तो एक साइड पे इंक्रीज इन एसेट हो रहा है, एक साइड पे डिक्रीज इन एसेट हो रहा है। तो सिंपली आप ट्रांजैक्शन नंबर 15 को इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इंटरेस्ट इज पेड ऑन मनी बोरोड फ्रॉम मिस्टर सलीम। मिस्टर सलीम से जो आपने 50,000 रुपया उधार लिया था, उसके ऊपर आपने 500 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट किया। इंटरेस्ट जो है वो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस के अंदर इंक्रीज हुआ है 500 का, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका डेबिट कर देंगे। और दिया किसको है, मिस्टर सलीम को कैश दिया है, तो कैश को आप क्रेडिट कर देंगे। कैश जा रहा है यहाँ से, और कैश में डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट में डिक्रीज हो रहा है, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 17। कैश पे टू मिस्टर सलीम ₹20,000। आपने मिस्टर सलीम से 50,000 रुपया लिया हुआ था, उसमें से आप 20,000 रुपया उसको वापस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पहली चीज आपको समझ आती है कि कैश जा रहा है आपके पास से, कैश जा रहा है, कैश डिक्रीज कर रहा है, एसेट डिक्रीज कर रहा है, तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया। और दूसरी साइड पे मिस्टर सलीम आपकी एक लायबिलिटी थी,
लाइबिलिटी अगर इंक्रीज करती है तो क्रेडिट होती है, डिक्रीज होती है तो डेबिट हो जाती है। तो लाइबिलिटी आपकी ये मिस्टर सलीम की अकाउंट्स पेबल की डेबिट हो गई, आपने लाइबिलिटी को डिक्रीज किया है, 20,000 से आप मिस्टर सलीम को डेबिट कर दें। नहीं जी, ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो गई। आगे आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 18 की तरफ। अच्छा, ये मेरा ये 20-21 ट्रांजैक्शंस करवाने का मकसद पता है क्या है कि आपने इसी से रिलेटेड या इसी तरह की ट्रांजैक्शंस बार बार देखनी है। तो जब आपकी लॉजिक क्लियर हो जाएगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये ट्रांजैक्शन, ये वाली ट्रांजैक्शन थी, इसमें ये लॉजिक थी, और ये लॉजिक आपने इस्तेमाल करके एक टाइम आएगा कि आप बगैर ये ट्रांजैक्शन देखे डायरेक्टली खुद ब खुद आप अपने जहन के अंदर लॉजिक्स बनाएंगे और उसी तरीके से आप एंट्रीज पास कर देंगे। तो ट्रांजैक्शन नंबर 18 की तरफ आते हैं। Cash withdrawal by the owner rupees 3,000 and goods taken by him rupees 1,000 for his personal use। लें जी, इसको हम करते हैं आपके नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये आपके सेशन का लास्ट मिनट चल